माय डियर स्पीशीज फेलोज, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो है मॉन्टेस्को की एक थ्योरी है जिसे थ्योरी ऑफ फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री कहते हैं या नेचुरल लॉज की थ्योरी कहते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इस टॉपिक को, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मॉन्टेस्को जो है इसने इसका मकसद क्या था इस थ्योरी के पीछे। मॉन्टेस्को का जो मकसद था वो था, मैं भी आपको बताता हूँ कि मॉन्टेस्क्यू का मकसद था कि वो सिर्फ समझना चाह रहा था, अंडरस्टैंड करना चाह रहा था। ये जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिस तरह के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारी स्टडी में हमारा हेल्प करती हैं, और अगर हम उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो ज़ाहिर बात है हम फिर सक्सेस की तरफ जो है अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू भी यही अंडरस्टैंड करना चाह रहा था। उसका ये मकसद था कि वो उन प्रिंसिपल्स को समझे, उन प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करे जिनसे सोसाइटीज़ बनती हैं, उन प्रिंसिपल्स से जिनसे सोसाइटीज़ बनती हैं, और उन सोसाइटीज़ की जो एक तारीख है उसकी डेवलपमेंट होती है उन प्रिंसिपल्स को लेके। तो मॉन्टेस्क्यू का मकसद तो हमें समझ आ गया कि जब हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि मॉन्टेस्क्यू का मकसद दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना था। दरअसल एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना था, वो था कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि सोसाइटीज़ को शेप करती हैं और फिर सोसाइटी की जो हिस्ट्री होती है उस हिस्ट्री की डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करती हैं। मॉन्टेस्क्यू क्या बिलीव करता था, वो था मॉन्टेस्क्यू का एम, ये है मॉन्टेस्क्यू का बिलीव। बिलीव ये करता था कि कुछ नेचुरल लॉज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, नेचुरल लॉज एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि इंसान के बिहेवियर को गवर्न करती हैं। अब इंसान के बिहेवियर को वो मोटिवेट करते हैं। जिस तरह आप एस्पिरेंट से आप तैयारी कर रहे हैं और आपका मकसद है एक अपने गोल को अचीव करना, यानी कि एक नेचुरल प्रिंसिपल्स है आप जो हमारे दिमाग में सेट है कि हमने ये चीज़ अचीव करना है तो इसके बदले में हमें एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। तो ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। एवरी वन जो है, हर एक फर्द दुनिया में वो चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी जो है सुकून से गुजारे, उस ज़िंदगी में अमन हो, सुकून हो। तो वो कुछ नेचुरल लॉज है फिर उसे गाइड करते हैं आगे। ये जो नेचुरल लॉज है ये ह्यूमन बिहेवियर को गवर्न करती हैं, इंसान के बिहेवियर को मोड़ती हैं और उससे उस मकसद की तरफ लेके जाती हैं जिससे सोसाइटीज़ बनती हैं। अब मोंटेस्क्यू का ये जो मोंटेस्क्यू बिलीव करता था, दरअसल हम सोसाइटी को लेके चलेंगे ना यहाँ पे। ये तो मैंने आपने मिसाल दे दी, एस्पिरेंट्स की मिसाल दे दी कि जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है डिराइव करते हैं एस्पिरेंट्स को कि वो अपने गोल को हासिल करें ताकि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन मोंटेस्क्यू की ये जो फिलॉसफी है, ये जो थ्योरी है, वो दरअसल ये समझना चाह रहा है कि कुछ ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो कि इंसान के बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं, मोल्ड करती हैं, गवर्न करती हैं, ताकि वो एक सोसाइटी को शेप करे, उस सोसाइटी की हिस्ट्री डेवलप हो और वो एक सोसाइटी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए, उसका एक मुकम्मल इंतजाम हो। अब ये थी इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम देखेंगे कोर कंसेप्ट क्या है। नेचुरल लॉज को समझते हैं कि बार बार हम ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ। व्हाट इज नेचुरल लॉ? तो यूनिवर्सल और अनचेंजिंग प्रिंसिपल्स हैं, कुछ यूनिवर्सल और अनचेंजिंग प्रिंसिपल्स हैं। जो यूनिवर्सल लॉ होता है ना, वो चेंज कभी नहीं होता। वो मेरे और आपके बिहेवियर को चेंज करेगा। मैं और आप मिलके, सब मिलके उस यूनिवर्सल लॉ को या उस यूनिवर्सल प्रिंसिपल को चेंज नहीं कर सकते। उस प्रिंसिपल के अंदर इतनी ताकत है कि वो मेरे और आपके बिहेवियर को जरूर तब्दील करेगा। हम तब्दील नहीं कर सकते, सब मिलके भी तब्दील नहीं कर सकते। और ये जो यूनिवर्सल लॉज हैं, ये जो अनचेंजिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारी सोसाइटीज को बनाती हैं, ये हमारी सोसाइटीज को बना के फिर उनको शेप करती हैं, उनकी हिस्ट्री बनाते हैं, फिर वो गवर्न होती हैं। अब ये जो लॉज है, मॉन्टेस्क्यू कहता है ये जो लॉज हैं, ये डिवाइन रेवलेशन से डिराइव नहीं हुए। ये लॉज रीजन से डिराइव हुए। इंसान ने सोचा, इंसान के दिमाग में आया कि ऐसे होना चाहिए। अब अमन जो है, मेरी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश है, हम सब की ख्वाहिश है, इस दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानों की ख्वाहिश है कि वो अमन में रहें, उनके जान और माल की हिफाजत हो। तो वो ज़ाहिरी तौर पे एक जो है एक कंट्रैक्ट की तरफ जाएंगे, सोशल कंट्रैक्ट की तरफ जाएंगे, ताकि वो अमन के साथ रहें। कुछ जो अपने हकूक फ़राइज़ की का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से डेवलप होता है। अब मॉन्टेस्क्यू कहता है कि ये जो यूनिवर्सल और अनचेंजिंग प्रिंसिपल्स हैं, दरअसल ये डिराइव हुए हैं रीजन से,
اور ہیومن کے نیچر سے نہیں، ڈیوائن ریولیشن سے کبھی ڈیرائیو نہیں ہوئی۔ دو چیزوں سے ڈیرائیو ہوئی، ایک ریزن سے ڈیرائیو ہو رہی ہے اور دوسرے نمبر پہ انسان کے نیچر سے کہ انسان فطرتی طور پہ اندر سے چاہتا کیا ہے، اور پھر اس سے وہ نیچرل پرنسپلز اس کے بیہیویئر کو گورن کر رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو نیچرل اور ان چینجنگ پرنسپلز ہیں جو سوسائٹیز کو گورن کرتی ہیں، جو کہ ریزن اور ہیومن نیچر سے ڈیرائیو ہوتی ہیں، ڈیوائن ریولیشن سے ڈیرائیو نہیں ہوتی، یہ سوسائٹیز کو گائیڈ کرتی ہیں۔ سوسائٹیز کو کیا کرتی ہیں؟ گائیڈ کرتی ہیں کہ سوسائٹیز ایک تو آزادی کی طرف جائیں، لبرٹی کی طرف جائیں، اور دوسرے نمبر پہ ان سوسائٹیز میں انصاف ہو، جسٹس ہو، سب کے لیے برابر انصاف ہو۔ اب ہم جہاں پہ دو چیزوں کو مکمل کر چکے ہیں، ایک ہم نے اس کو انٹروڈیوس کروایا۔ انٹروڈکشن میں ہم نے دو باتیں کی۔ ایک، مونٹیسکو کا مقصد کیا ہے؟ مونٹیسکو کا ایم یہ ہے کہ وہ یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کچھ پرنسپلز ہیں جو کہ سوسائٹی کو شیپ کرتی ہیں، پھر اس سوسائٹی کی ہسٹری کو ڈیولپ کرتی ہیں، ان پرنسپلز کو مونٹیسکو سمجھنا چاہ رہا تھا۔ دوسرے نمبر پہ وہ یہ یقین رکھتا تھا کہ یہ جو نیچرل لاز ہیں یہ ایگزسٹ کرتی ہیں، یونیورسل پرنسپلز ایگزسٹ کرتی ہیں جو کہ انسان کے بیہیویئر کو گورن کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ جو بیہیویئر ہے ہمیں سوسائٹل آرگنائزیشن کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کور کنسپٹ کی بات کی۔ کور کنسپٹ میں ہم نے نیچرل لاز کی بات کی کہ نیچرل لاز کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو یہ ہیں کیا؟ یہ جو نیچرل لاز ہیں یہ یونیورسل لاز ہیں، یہ ایسی لاز ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی، ہمارے بیہیویئر کو چینج کرتے ہیں، لیکن ہم مل کے ان لاز کو، ان پرنسپلز کو چینج نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ یونیورسل اور ان چینجنگ پرنسپل جو ہیں ہماری سوسائٹیز کو گورن کرتی ہیں۔ ڈیرائیو کہاں سے ہوتے ہیں؟ ڈیرائیو ریزن سے ہوتی ہیں ڈیرائیو، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کوئی لاجک ہے ان لاز کے پیچھے، وہ لاجیکلی ہمارے بیہیویئر کو چینج کرتے ہیں، لاجیکلی ہم ان پرنسپلز کو چینج نہیں کر سکتے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ یہ سوسائٹیز کو گائیڈ کرتی ہیں کہ سوسائٹیز لبرٹی کی طرف جائیں، سوسائٹیز جسٹس کی طرف جائیں۔ ہمارے پاس آگے ہے کہ the spirits of law، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے لاز کا؟ مونٹیسکو کے اندر کہاں سے آیا؟ یہ جو ہے مونٹیسکو کا جو موسٹ فیمس ورک ہے، جو بہت مشہور کام جو مونٹیسکو نے کیا، وہ یہ تھا کہ اس نے ایکسپلور کیا، تعلق کو ایکسپلور کیا، ایک ریلیشن شپ کو ایکسپلور کیا، کن چیزوں کے درمیان؟ لاز کے درمیان ریلیشن شپ، جو گورنمنٹ سٹرکچرز ہیں ان کے درمیان ریلیشن شپ، اور تیسرے نمبر پہ جو سوشل کنڈیشنز ہیں ان کے درمیان ریلیشن، تین چیزوں کے درمیان ریلیشن شپ کو ایکسپلور کیا۔ مونٹیسکو کا ایک بہت ہی زبردست کام تھا جو آج بھی ہمیں امریکہ کے گورنمنٹ سٹرکچر میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف سے وہ دیکھ رہا تھا کہ لاز اور گورنمنٹ سٹرکچرز میں آپس میں کیا تعلق ہے، اور پھر سوشل کنڈیشنز کو بھی ملا کے مونٹیسکو جو ہے ان دونوں چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب یہ ہے مونٹیسکو کا موسٹ فیمس ورک، اس نے ریلیشن شپ کو ایکسپلور کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اسپرٹ آف لا میں ہم بات کریں گے وہ انالائز کیا، ڈفرینٹ فارمز آف گورنمنٹ کو انالائز کیا، اینڈ دیئر سویٹیبلٹی، کہ کس حد تک وہ سویٹیبل ہیں ایک اسپیسیفک کلائمیٹ میں، یہ فارم آف گورنمنٹ ورک کرے گا، ہارڈ کلائمیٹ میں یہ فارم آف گورنمنٹ ورک کرے گا، ٹیمپریٹ میں یہ کرے گا، کولڈ میں یہ کرے گا، جیوگرافیز کو، کلچرز کو، مطلب یہ تینوں چیزیں، ڈفرینٹ فارم آف گورنمنٹ، اور وہ کس علاقے میں، کس کلائمیٹ میں، کس جیوگرافی میں، کس کلچر میں سویٹیبل ہے کہ اس فارم آف گورنمنٹ کو وہاں پہ اڈاپٹ کیا جا سکے۔ تیسرا ہیڈنگ ہے ہمارے پاس فارم آف گورنمنٹ اینڈ دیئر پرنسپلز۔ ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے ریلیشن شپ کو فائنڈ آؤٹ کیا، لاز کے درمیان، گورنمنٹ کے سٹرکچرز کے درمیان، اور سوشل کنڈیشن کے درمیان۔ اب جو گورنمنٹ کے سٹرکچر ہیں، فارم آف گورنمنٹ سے، وہ کون سی ہیں، ان کے پرنسپلز کیا ہیں؟ مونٹیسکو نے آئیڈینٹیفائی کیا 3 ٹائپس آف فارم آف گورنمنٹ یا ٹائپس آف گورنمنٹ۔ ہر جو فارم آف گورنمنٹ ہے اس کے اپنے پرنسپلز ہیں۔ سب سے پہلا جو فارم آف گورنمنٹ ہے وہ ریپبلک ہے۔ اب ریپبلک جو ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، اس میں پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوتی ہے، یعنی کہ جو سٹیزنز ہوتے ہیں ان کے گڈ اوور کو پریارٹائز کیا جاتا ہے اوور سیلف انٹرسٹ کے اوپر۔ یہاں پہ تمام کام جو ہے پبلک کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ پبلک ہی کیا کرتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اپنے رولرز کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہ رول کرتے ہیں۔ اٹس مین کہ پبلک ہی رول کر رہی ہے، پبلک ہی سلیکٹ کر رہی ہے کہ ہمارے اوپر کون سے رولر ہوں گے اور کس طرح سے ہمارا فارم آف گورنمنٹ ورک کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ monarchy ہے۔ monarchy کا جو پرنسپل ہے وہ آنر ہے۔ اب اس میں لویلٹی یا اوبیڈینس جو ہے وہ تمام monarch کو دی جاتی ہے۔ ایبسلیوٹ اتھارٹی جو ہے ایک بندے کے پاس، monarch کے پاس ہوتی ہے، وہ monarch
जिस तरह चाहे हुकूमत करे। अब इसमें नोबेलिटी क्लास और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल हियरार्की, ये चीज़ें इन पे ये मोनार्की जो है रिलाई करता है। एक नोबेलिटी क्लास पे रिलाई करता है कि क्लास जो है वो नोबल होना चाहिए, नोबेलिटी क्लास से ताल्लुक है उनका, और उनके पास सोशल स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल हियरार्की में उनका जो सेंस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो है डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म में जो प्रिंसिपल है वो फेयर है। यहाँ पे तमाम काम जो है वो खौफ कर रहा होता है। एक बंदा होता है, एक सिंगल रूलर होता है, एब्सोल्यूट पावर को अपने पास रखता है और बाकियों को कहता है कि मुझसे डरो, मैं जो कहता हूँ वो काम करो। अब तो ये डेस्पोटिज्म का फॉर्म है। इसमें हम देखेंगे कि जो जहाँ पे भी डेस्पोटिज्म है वहाँ पे मोस्ट करप्ट और डेंजरस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलेगा हमें। करप्ट भी बहुत ज्यादा होगा और खतरनाक किस्म की गवर्नमेंट होगी। अपने हरीफों से बदले लेना और करप्शन करना, पैसा बनाना, पैसा लेके बाहर जाना, ये डेस्पोटिज्म में आता है। इस क्योंकि इसमें जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है, पावर होता है, वो सिर्फ एक रूलर के पास होता है। चौथे नंबर पे क्लाइमेट और जियोग्राफी, ये किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं। हम ऊपर ये बात कर चुके हैं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और उनकी सुइटेबिलिटी जो है वो स्पेसिफिक क्लाइमेट, जियोग्राफी और कल्चर के मुताबिक है। या फॉर्म्स गवर्नमेंट हमने पढ़ी, अब हम क्लाइमेट और जियोग्राफी की बात करेंगे। मॉन्टेस्को ये दलील पेश करता है कि जो क्लाइमेट और जियोग्राफी है ये बहुत ज्यादा हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर्मेशन एंड कैरेक्टर ऑफ सोसाइटीज को। सोसाइटीज की फॉर्मेशन किस तरह होगी, सोसाइटी का कैरेक्टर क्या होगा, ये जो है क्लाइमेट और जियोग्राफी का किसी न किसी हद तक एक असर है अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्को। अब हार्ड क्लाइमेट में मॉन्टेस्को कहता है कि जो हार्ड क्लाइमेट है ये इनकरेज करती है लेजीनेस को और डिपेंडेंस को। हार्ड क्लाइमेट में रहने वाले जो लोग होते हैं, एक तो लेजी होते हैं, सुस्त होते हैं, दूसरे नंबर पे वो डिपेंड कर रहे होते हैं दूसरों के ऊपर, डिपेंडेंसी की तरफ लेके जाती है। जब आप डिपेंड करेंगे, जब आप सुस्त होंगे तो कोई भी आपको डरा धमका के आपके ऊपर आके हुकूमत कर सकता है। तो मतलब कि जो हार्ड क्लाइमेट है ये लीड करेगा डेस्पोटिज्म को, जो मोस्ट करप्ट एंड डेंजरस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरे नंबर पे टेम्परेट क्लाइमेट है। टेम्परेट क्लाइमेट कहते हैं औसतन क्लाइमेट को। अब इस ये जो औसतन क्लाइमेट है ये मॉडरेशन को इनकरेज करेगा, फोस्टर करेगा, और यहाँ के लोग जो होंगे वो हार्ड वर्क होंगे, हार्ड वर्किंग को भी फोस्टर करेगा। अब एक तरफ से मॉडरेशन है कि मतलब एक नई चीज बन रही है, मॉडरेट लोग हैं वो उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, लिबर्टी है, वहां पे ह्यूमन राइट्स की कदर की जाएगी और वो लोग मेहनती होंगे। तो ये जो है ये लीड करेगा रिपब्लिक्स को। रिपब्लिक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़ी, रिपब्लिक है, मोनार्की है, डेस्पोटिज्म है। जो हार्ड क्लाइमेट है वो डेस्पोटिज्म को लीड कर रहा है, जो टेम्परेट क्लाइमेट है वो रिपब्लिक्स को लीड कर रहा है या उनके लिए सूटेबल है। और जो कोल्ड क्लाइमेट है ये प्रमोट करता है मिलिट्री प्रोवेस को। यहाँ पे मिलिट्री स्ट्रांग होती है और यहाँ की जो लॉज होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं। तो अगर एक मिलिट्री भी स्ट्रांग है, लॉज भी सख्त हैं, तो ये अल्टीमेटली लीड करेगा मोनार्की को। हाँ जी। तो यहाँ इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट और जियोग्राफी हमने देखी। जो पांचवें नंबर पे हमारे पास है हेडिंग, वो सेपरेशन ऑफ पावर है। अब जो की प्रिंसिपल्स है वो तो हमारे पास नेचुरल लॉ से डिराइव होते हैं। ओके, अब मॉन्टेस्को कहता है कि पावर को डिवाइड होना चाहिए, जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट बनाए और फिर उन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट में आपने क्या करना है, पावर को डिवाइड कर देना है। पावर एक ब्रांच के पास ना रहे, पावर दो ब्रांचेस के पास ना रहे, डिफरेंट ब्रांचेस हो और पावर को उनमें अकॉर्डिंगली डिवाइड किया जाए। अब उसने ब्रांचेस भी बना के दी, लेजिस्लेटिव ब्रांच का, एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो, और आपके पास तीसरे नंबर पे जुडिशरी ब्रांच हो, ताकि जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको इंश्योर किया जा सके और टायरनी को प्रिवेंट किया जा सके कि कोई भी ब्रांच यहाँ से बालातर हो के वो बाकी दूसरे ब्रांचेस पे हुक्मरानी करने ना लग जाए, जो ब्रांचेस है गवर्नमेंट की। अब ये जो कंसेप्ट है इसने अमेरिकन फाउंडिंग फादर को बहुत ज्यादा मुतासिर किया, तो उन्होंने इसको अडॉप्ट किया और उन्हें डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट बनाई और पावर को उनके दरमियान डिवाइड कर दिया। तो अभी तक वो मुआशरे बहुत जबरदस्त तरक्की कर रहे हैं और उनमें अमन व अमान है, सुकून है, और वो इस चीज पे सख्ती से कायम है कि उन्होंने पावर को डिवाइड करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ छठे नंबर पे हमारी जो हेडिंग है वो है लॉ की अहमियत है। लॉ जो है जनाब वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी है। पहले नंबर पे हम कह रहे हैं कि लॉ जो है एसेंशियल है सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए और इंडिविजुअल लिबर्टीज के लिए लॉ बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि ये जो लॉ है नेचुरल लॉ प्रिंसिपल के बेस पे होना चाहिए एंड अडॉप्टेड टू द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में आप देखते हैं कि स्पेसिफिक कंटेक्स्ट है, एक पहलू है, आप उसके लिए एक लॉ बनाते हैं तो उसमें आप लॉ को अडॉप्ट करते हैं, वरना
जो लाज होते हैं वो नेचुरल प्रिंसिपल्स की बेस पे होने चाहिए, तमाम लोगों के लिए इक्वल लाज होने चाहिए, ह्यूमन राइट्स सब के लिए इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह से मुआशरा जो है वो आगे ग्रो करेगा और हिस्ट्री की डेवलपमेंट होगी। अब जो गुड लॉज जो है वो हमेशा विर्चू को प्रमोट करेंगे, ऑनर को प्रमोट करेंगे और बैलेंस ऑफ पावर को प्रमोट करेंगे। जो गुड लॉज हैं वो एक तरफ से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट्स है, ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट्स है, उनमें पावर को डिवाइड करेंगे और जो गुड लॉज हैं वो विर्चू और ऑनर को प्रमोट करेंगे। सातवें नंबर पे हम हिस्टोरिकल चेंज की बात करेंगे, क्योंकि हम बात कर चुके हैं ऊपर कि जनाब ये क्लाइमेट, जियोग्राफी एंड कल्चर ये क्या करती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और उनकी सुटेबिलिटी के मुताबिक उन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को में तब्दीली आती है, इनको ये इन्फ्लुएंस करती हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। अब हम बात करेंगे कि हिस्टोरिकल चेंज किस तरह से होते हैं। मोंटेस्को ये एक्नॉलेज करता है, ये मानता है कि हिस्टोरिकल चेंज और सोसाइटी में एवोल्यूशंस आती रहती हैं। तारीख के मुताबिक सोसाइटीज बदलती हैं, सोसाइटीज में तब्दीलियां आती हैं, सोसाइटीज इवॉल्व होती रहती हैं, एवोल्यूशन होता है उनके। ये मोंटेस्को जो है बिलीव करता है कि अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं नेचुरल लॉज को अंडरस्टैंड कर लिया एक सोसाइटी ने, तो वो सोसाइटी का जो लीगल सिस्टम है उसको इम्प्रूव करके रख देगा, क्योंकि सोसाइटी के लोगों को पता चल गया कि ये नेचुरल लॉज हैं, इनका लीगल सिस्टम भी इम्प्रूव होगा और इसमें पॉलिटिकल सिस्टम वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन आएगी। सोसाइटी एक तरफ से डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, सोसाइटी एक तरफ से लिबर्टी की तरफ जाएगा और सोसाइटी एक तरफ से जस्टिस की तरफ जाएगा, और होना भी इसी तरह की सोसाइटी चाहिए। सातवें और आठवें नंबर पे जो हेडिंग है वो है कंक्लूजन। सबसे पहले हमने देखते हैं हेडिंग कौन कौन सी हमने आज अभी तक पढ़ी है। इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हमने कोर कंसेप्ट की बात की। तीसरे नंबर पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की, 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रिपब्लिक है, मोनार्की है, डेस्पोटिज्म है। और चौथे नंबर पे हमने इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट और जियोग्राफी की बात की, 3 तरह के क्लाइमेट की बात की, इसमें हॉट है, टेम्परेट है, कोल्ड है, उसके मुताबिक कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लीड करते हैं ये भी देखा। और जब पांचवें नंबर पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात की कि पावर जो है वो एक ब्रांच, गवर्नमेंट जो है उसको ब्रांचेज में तकसीम किया जाए और उन ब्रांचेज में पावर को डिवाइड किया जाए ताकि बैलेंस ऑफ पावर रहे, उसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट है। अब इस कंसेप्ट को जो है अमेरिकन फाउंडिंग फादर ने बहुत मुतासर हुए इससे। लॉज की अहमियत क्या है, अगर लॉज आपके पास है तो आपके पास सोशल ऑर्डर है और आपके पास इंडिविजुअल इंसानों की जो है वो आज़ादी इंश्योर कर सकते हैं आपके आप। और हमने हिस्टोरिकल चेंज भी देखा, हिस्ट्री तब्दील होती है, सोसाइटी में एवोल्यूशन आती है। क्योंकि नेचुरल लॉज होते हैं वो सोसाइटीज़ को हमेशा उनकी उसके लीगल सिस्टम को भी इम्प्रूव करती रहती हैं और पॉलिटिकल सिस्टम को भी वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करती रहती हैं। कंक्लूड करते हैं जनाब, इस चीज़ को हम अब समेटने लगे हैं। कंक्लूजन में ये है कि मोंटेस्क्यू की जो फिलॉसफी है हिस्ट्री की, वो ज़्यादातर जोर देती है कि पावर ऑफ रीजन, रीजन की पावर है भाई, रीजन की पावर। सोचिए, अब डिवाइन रेवोल्यूशन से आप नेचुरल लॉज या नेचुरल प्रिंसिपल्स डिराइव नहीं हुए, वो रीजन से हुए हैं। नेचुरल लॉज टू एंड नेचुरल लॉज टू शेप सोसाइटी, नेचुरल लॉज हैं वो सोसाइटी को शेप करते हैं, सोसाइटी की हिस्ट्री को शेप करते हैं, वो सोसाइटी को आगे इवॉल्व एवोल्यूशन की तरफ लेके जाती हैं। अब मोंटेस्क्यू के जो आइडियाज हैं वो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर या सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर मैं आपको बता दूं कि 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट या फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हम की हमने बात की। उसमें सबसे पहले जो है वो रिपब्लिक है, उसके बाद मोनार्की है, उसके बाद डेस्पोटिज्म है। सेपरेशन ऑफ पावर की बात की कि 3 ब्रांचेस की बात की मोंटेस्क्यू ने, एक लेजिस्लेटिव ब्रांच है, जुडिशरी है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव है, कि पावर को इन तीनों के दरमियान डिवाइड किया जाए ताकि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो सोसाइटी में रहे। अब इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर की हमने बात की, हॉट क्लाइमेट की बात की, कोल्ड क्लाइमेट की बात की, टेम्परेट क्लाइमेट की बात की, ताकि जो है रिलेवेंट इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आज भी रिलेवेंट है। तो डेयर सब्सक्राइबर्स, पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप आगाह रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।